अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गवर्नमेंट कंफ्यूजन मुस्लिम पॉलिसी फेस टू फेस रिजवान अहमद। तो गवर्नमेंट कंफ्यूज है। अब ये क्यों गवर्नमेंट कंफ्यूज है? नौकरियां देने के लिए या मुसलमानों की जो पॉलिसी है, किस बात की पॉलिसी है? रिजवान अहमद की वीडियो है। भाई साहब वीडियो देखेंगे और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? मेरे हिसाब से तो इनकरेज होगा। माँ बाप कहेंगे इधर क्यों भेज रहे हो, मदरसे भेजो, मॉडर्न एजुकेशन भी तुम्हें मिल रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि इस देश में मदरसे के पास आउट आईएएस और आईपीएस हों? अगर चाहते हैं तो दीजिए उनको मॉडर्न एजुकेशन, क्या प्रॉब्लम है? बहुत और मदरसे खुलने चाहिए। फिर तो मदरसे में ये पढ़े थे और वो पढ़े थे, ये 14 नाम रट लिए असदुद्दीन ने, जाहिले आजम ने, ये पढ़े थे। हाँ साहब पढ़े थे, तुम भी अपने बच्चों को भेज दो ना मदरसे, अगर पढ़े थे तो, इतने काबिल लोग। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसी तरह 15 नाम गिना सकता हूं साइंटिस्ट के जो स्कूल में नहीं पढ़े थे। कामयाब लोग इस दुनिया के जो स्कूल में नहीं पढ़े थे। तो इस तरह तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दो, कहता हूं तो उसकी तरह कामयाब होंगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? बस आपस की ये चर्चा है, कोई फॉर्मल वीडियो नहीं है। दोस्तों, गवर्नमेंट की जो हमारी नीति है, ये सुरक्षा नीति मुझे बिल्कुल समझ आती है, विदेश नीति भी समझ आती है, और भी कुछ नीतियां हैं जो बिल्कुल स्पष्ट समझ आती हैं। चाइना नीति हो गई, पाकिस्तान नीति भी हो गई, समझ आ रही है, अच्छा स्टैंड लिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन ये हम लोगों से, मुसलमान से, मुस्लिम से बतौर माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट की नीति हैं, ये मुझे कुछ एज अ वक्ता समझ में नहीं आती हैं। और एज अ मुस्लिम जो अपनी कौम में बदलाव देखना चाहता है, अब आप दो बात उठा के देखें और मेरे नज़रिए से सोचिएगा, शायद आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मोहल्ले हैं, रामपुर हो गया, बदायूं हो गया, और भी हो गए, मुरादाबाद हो गया, वहाँ के लिए गवर्नमेंट ने फंड सैंक्शन किया है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, जिनको एक भाषा में गेटोज़ बोला जाता है, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, वहाँ की रोड्स ठीक होंगी वगैरह वगैरह। प्रथम दृष्टया ये चीज़ सुनने में अच्छी लगती है। और दूसरी बात जो मदरसे के मॉडर्नाइजेशन की है कि साहब इसमें आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इन दोनों मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जो मैं मुस्लिम्स को लेके भाजपा से उम्मीद करता था कि भाजपा मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करेगी, भाजपा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाएगी, यानी जो अच्छा है वो अपना है, जो बुरा है उसको डंडा लगेगा। और धीरे धीरे ये जो माइनॉरिटी कल्चर इस देश में आज़ादी से पहले से डेवलप हुआ, फिर कांग्रेस ने डेवलप हुआ धीरे धीरे, या रिजर्वेशन कल्चर, पर रिजर्वेशन पे आज हम बात नहीं कर रहे, उस कल्चर को धीरे धीरे कम करेगी। ख़त्म एकदम से नहीं किया जा सकता, कम करने की शुरुआत करी जा सकती है। अब ये जो मुस्लिम गेटोज़ में, तो रामपुर में जैसे आप इसका एक उदाहरण ले लीजिए, मैं पूछता हूँ कि क्या जो छोटे हिंदू मोहल्ले हैं वो पर्याप्त हैं, वो सब ठीक हैं, वहाँ पे सब सुख सुविधा है? और क्या गवर्नमेंट का ये कहने का मतलब है कि मुस्लिम क्षेत्रों में थोड़ा पैसा लगेगा, सरकार ध्यान देगी, जो मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की बात कही थी कि इनको मुख्यधारा में लाना होगा, इनको अशरफिया मुसलमानों ने वंचित रखा है या सरकारों ने इनको वंचित रखा है, तो सवाल उठता है कि साथ ही साथ योगी जी ये भी बयान देते हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी या किसी वर्ग की बढ़ती आबादी का अगर अनुपात, रेशियो गलत हो जाए तो राज्य में या देश में अराजकता फैल जाती है। उनका मतलब किससे था ये सबको मालूम है। तो ये जो मुस्लिम के गेटोज़ हैं, इसको इसी तरह से बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जो पसमानदा मुसलमानों को सुविधाएं देने की बात कही थी, उसी के मद्देनज़र ये पहल की गई है और बाकी राज्यों में भी की जा रही है। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि क्या इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों की जो गेटोज़ हैं, जो यहाँ का पर स्क्वायर फिट आदमी की आबादी है, वो हमेशा बाकी शहर से ज़्यादा होती है। आप कहीं का भी उठा लें, आप लखनऊ उठा लें, दिल्ली उठा लें, मुरादाबाद उठा लें, रामपुर उठा लें, भोपाल उठा लें, कोई भी उठा लें,
जो ये गेटोज़ हैं जहाँ मुस्लिम मोहल्ला ज़्यादा है, जो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो बाकी शहर से वर्ग फुट में पर्सन पर स्क्वायर फीट में ज़्यादा होती है। तो इन जगहों पर अगर सरकार को कुछ ध्यान देना है तो फैमिली प्लानिंग पे देना चाहिए। जो बात आती है, जो योगी जी ने कहा, मैं फिर से दोहराऊं कि किसी वर्ग की अगर किसी रेशियो में आबादी बढ़ रही है तो उससे उस समाज में अराजकता फैल सकती है। तो फिर इस पर ध्यान देना चाहिए कि उस वर्ग की, जिस वर्ग की योगी जी बात कर रहे हैं, उसमें से कौन से वर्ग की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, माने उस वर्ग के अंदर से उसमें पसमंदा की ज़्यादा बढ़ रही है या अशरफिया की ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर पसमंदा की ज़्यादा बढ़ रही है तो और उन्हीं के इलाकों में ये हो रहा है कि भाई इन लोगों को सुख सुविधाएँ नहीं दी गई, इनके इलाकों में हॉस्टल बनाओ, इनके इलाकों में अस्पताल बनाओ, इनके इलाकों में कम्युनिटी सेंटर बनाओ, तो क्या इन इलाकों की बढ़ती आबादी से बतौर योगी जी देश में अराजकता फैल सकती है? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं कि जुमे के दिन किसी मुद्दे पर पत्थर चल जाता है शाहीन बाग, तो इस पॉलिसी के तहत तो शाहीन बाग का इलाका भी आता है, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम गेटो है, जाकिर बाग, शाहीन बाग, ये वाला ओखला जो पूरा इलाका है। तो जब शिकायत आती है पत्थर चलने की, तो आपको भाई लखनऊ की अगर बात करें हम, गोमती नगर, इंदिरा नगर, अलीगंज से तो नहीं आती है। मान लीजिए कानपुर का जो इलाके में पत्थर चला तो आपको सिविल लाइंस कानपुर से तो नहीं आया। शहर के क्या मतलब, सिविल लाइन कानपुर में मुसलमान रहते ही नहीं है? रहता होगा, वो तो पत्थर चलाने गया भी नहीं होगा। तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि जो ये गेटोज़ हैं जहाँ मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है, जहाँ आपको लगता है कि शहर में वर्ग फुट आबादी शहर की तुलना में यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है, इन जगहों को आपको एड्रेस कैसे करना है? इन जगहों पे आपको हाइजीन को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, या फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना है, या आपको एज अ पसमंदा यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर भी बनाना है, यहाँ पे साहब आपको लड़कियों का हॉस्टल भी बनाना है, और ये कहना भी है कि इनको वंचित रखा गया है, और फिर आप ये शिकायत करते हैं कि इन्हीं वंचितों के इलाकों से पत्थर चलते हैं। सो देयर इज स्लाइट कन्फ्यूजन इन द गवर्नमेंट रिगार्डिंग मुस्लिम्स नाउ। ये पसमंदा और अशरफिया करके बीजेपी सरकार क्या करना चाह रही थी या चाह रही है, आई रियली डोंट नो। लेकिन ये बात करने के बाद सरकार एक सेल्फ गोल स्कोर कर रही है। ठीक, अगर आप इन सेक्शंस की, इन पॉकेट्स की, इन गेटोज की भलाई चाहते हैं तो क्या आप में ये गट्स हैं, ये हिम्मत है कि इन इलाकों में आप स्पेशली फैमिली प्लानिंग प्रमोट करें? मैं ये नहीं कह रहा पकड़ पकड़ के आप ऑपरेशन कर दें या कोई आरोप लगाएं कि इस इलाके की आबादी बढ़ने से शहर में या प्रदेश में अराजकता फैल सकती है। आप वो प्रमोट करिए, आप हाइजीन प्रमोट करिए। एज अ माइनॉरिटी अननेसेसरली चीज़ें ना दीजिए, लाइक कम्युनिटी सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल, फलाना ढमाका, जो आप बाकी मेजॉरिटी कम्युनिटी के वंचित लोगों को नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे एक तरफ देखिए, एक तरफ आप लोग ये कहते हैं ये शहर की मुख्यधारा है, ये देश की मुख्यधारा है, मुसलमान इसमें आए। एक तरफ आप ये कहते हैं कि साहब ये जो बगल में पतली वाली नहर बह रही है ये मुस्लिम माइनॉरिटी है, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो अगर कमियां हैं तो आप उनको डायरेक्टली एज अ मेन स्ट्रीम को दिमाग में रखते हुए उनको सॉल्व करिए। अगर आपने माइनॉरिटी की कमियों को, मुसलमान की कमियों को मुसलमान समझते हुए कम करने की कोशिश की तो आप इसी चक्रे में घूमते रहेंगे। अब आपने अंसारी साहब को मंत्री बना दिया है। अब बदकिस्मती इस देश की ये है, माइनॉरिटिज्म इतना ऐसे जोक की तरह हमारे ऊपर चिपका हुआ है। अब अंसारी साहब के ऊपर ये कंडीशन लग गई है कि अब तुम मुसलमानों की बात करोगे। मान लो अब इस बात पे कुछ तो गटर छाप कहेंगे तो कभी बन ही नहीं सकता। मान लो रिजवान अहमद बीजेपी में चला गया, मान लो रिजवान अहमद को पहचान मिल गई, मान लो रिजवान अहमद से कहा गया कि भाई आप तो मुसलमान हैं, आप मुसलमानों की बात करिए, तो मैं कहूँगा प्रभु मैं मुसलमानों की तो बात कर सकता हूँ पर मैं भारतीय भी हूँ, मुझे तुम कुछ और काम करा के तो देखो। मुझसे तुम प्रयागराज में डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद से कुंभ का इंतजाम करा के तो देखो, किसी हिंदू से हज का इंतजाम करा के तो देखो, किसी हिंदू को इस चीज़ का जिम्मेदारी दे को तो देखो। क्या लगता है मुसलमान से ख़राब करेगा?
हो ही नहीं सकता कि खराब करेगा। तो इसी तरह से इस देश का माइनॉरिटिज्म खत्म होगा और जो जोंक की तरह चिपका और हम लोग उसमें फिर फंस जाते हैं। तो भैया तय कर लो, पसमानदा अगर वंचित हैं, सारा ठीठरा अगर अशरफियों पे फोड़ना है, अशरफिया पे, उनकी लड़कियों को एक्स्ट्रा पैसा भी दो, पसमानदा इलाकों में मदरसों को भी फंड कर दो, तो फिर ऐसा कर दो। नहीं कर सकते ना, तो पसमानदा को ना अशरफ को, इनको तुम इस देश की नीतियों में मुसलमानी ना रहने दो, सबको एक कर दो। एक साथ नहीं करते, धीरे धीरे कर दो, 25 साल में इसका असर नजर आएगा। वहीं झूलते रहोगे कि अंसारी मिनिस्टर तो वो मुसलमान की गलियां देखेगा, अंसारी मिनिस्टर तो वो मदरसे देखेगा, अंसारी मिनिस्टर तो वो पजामे की लंबाई देखेगा। इससे समाधान नहीं निकलेगा। पहला। दूसरे विषय पे चर्चा करनी है मदरसों की। साहब मदरसे मॉडर्न होने चाहिए। इस मुद्दे पर जो आसाम के हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे ज़्यादा इत्तफाक रखता हूँ बनिस्बत योगी जी के और मोदी जी के। इस बारे नहीं कि वो मदरसे तोड़ रहे हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर कभी अलग बात करेंगे। आप कह रहे हैं, देखिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, तो देखना चाहिए कि इसका बाद में असर क्या होगा। सब मदरसे मॉडर्न होने चाहिए, मदरसे में कंप्यूटर लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप मदरसे मॉडर्न कर दीजिए, आप मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन कर दीजिए, मदरसा बोर्ड की एजुकेशन सिलेबस बहुत अच्छा कर दीजिए, मदरसे से लोग पढ़ लिख के निकलने लगे, तो मदरसा इससे डिस्करेज होगा या मदरसा इस देश में प्रमोट होगा? मदरसे में दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। बिहार का मदरसा है, झारखंड से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, यूपी का मदरसा है, उड़ीसा से पढ़ने आ रहे हैं, और ये ज़्यादातर गरीब लोगों के बच्चे होते हैं। लगता है एक छत मिल जाएगी, वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इल्म की तालीम लेंगे, कल को मौलवी मौलाना बन जाएंगे। और अब ये सब इसको मॉडर्न कर दीजिए। अब आपने इनको मॉडर्न कर दिया तो फिर मदरसों की तो तादाद बढ़ेगी ना। आदमी कहेगा यार मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही है और दीनी तालीम भी मिल रही है, तो अब हम मॉडर्न स्कूल में अपना बच्चा क्यों भेजें? तो इनडायरेक्टली तो आप गए थे भला करने और कर दिया नुकसान। मदरसों को आपने प्रमोट कर दिया, मदरसों को आपने मान्यता दे दी। अरे व्हाट इज दिस मदरसा बोर्ड यार, क्या बकवास है ये? अरे यार यूपी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, आईसीएसई है, आईसीएस, ये पढ़ाओ ना, इसमें किताबें पढ़ाओ यार। एक बच्चा जो हम लोगों का एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ने जाता है, जो ये लोग बोलते हैं कि मदरसे में ये पढ़े थे और वो पढ़े थे, ये 14 नाम रट लिए असदुद्दीन ने, जाहिले आजम ने, ये पढ़े थे। हाँ साहब पढ़े थे, तुम भी अपने बच्चों को भेज दो ना मदरसे, अगर पढ़े थे तो, इतने काबिल लोग। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसी तरह 15 नाम गिना सकता हूं साइंटिस्ट के जो स्कूल में नहीं पढ़े थे। कामयाब लोग इस दुनिया के जो स्कूल में नहीं पढ़े थे। तो इस तरह तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दूं, कहता हूं, तो उसकी तरह कामयाब होंगे। हम तो अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाएंगे, पढ़ाने का क्या फायदा? पेले कौन सा पढ़ा था, मैराडोना कौन सा पढ़ा था, ये शुरू कर दो। वो साइंटिस्ट कौन सा पढ़ा था, वो इतिहासकार कौन सा पढ़ा था, ऐसे ऐसे किस्से हैं। पोएट हैं जो जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, तो बच्चों को भेजना बंद कर दो। हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता है उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। कुरान की जो पहली आयत है इसमें इकरा पढ़ो नहीं थी, ये माना जाता है। तो फिर उसको सुन्नत मान के बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर दो कि जब बिना फॉर्मल एजुकेशन के हजूर एक प्रॉफिट हो गए, पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाया, तो तुम्हारा बच्चा भी इस तरह कोई बड़ा काम कर देगा, बच्चे को पढ़ाना भी बंद कर दो। तो ये बेकार की बातें हैं कि उस गुरुकुल से वो पढ़ा था और उस मदरसे से वो पढ़ा था, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। आज की तारीख में बताओ, एक बच्चा जो हम लोगों का मॉडर्न स्कूल जाता है, 7 घंटे मॉडर्न एजुकेशन लेता है, वो तक तो कोई कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहा है। आफत आ जाती है, छींकें आ जाती हैं जब बच्चा 7 घंटे फॉर्मल मॉडर्न एजुकेशन लेता है। अब उसके बीच में आप उसको ग्रेजुएशन भी इस्लामी तालीम में करवाएंगे, हाफिज भी बनवाएंगे, पूरा कुरान पाक भी रटवाएंगे, एक एक हदीस भी रटवाएंगे, हर चीज़ करवाएंगे, और साथ में आप कहेंगे मॉडर्न एजुकेशन लेकर ये MBA भी बन जाएगा। और अगर बन जाएगा तो इससे मदरसा इनकरेज होगा या डिस्करेज होगा? मेरे हिसाब से तो इनकरेज होगा। माँ बाप कहेंगे इधर क्यों भेज रहे हो, मदरसे भेजो, मॉडर्न एजुकेशन भी तुम्हें मिल रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि इस देश में मदरसे के पास आउट IAS और IPS हों? अगर चाहते हैं तो दीजिए उनको मॉडर्न एजुकेशन, क्या प्रॉब्लम है? बहुत और मदरसे खुलने चाहिए फिर तो। यहाँ पर भी सरकार की नीति गलत है। मदरसों पहले ये देखिए कि आबादी के रेशियो में मदरसे कितने होने चाहिए, इनको भी धीरे धीरे मुख्य धारा से किनारे करिए, बंद ना करिए।
अगर 4% मुसलमान मदरसों में पढ़ रहा है, पहले ये कोशिश करिए ये 1% पर आए, 1% पर आए। फिर ये कोशिश करिए कि अगर मदरसों में तुम दीनी तालीम ले रहे हो तो तुम पजामा टोपी कुर्ता पहनो, लेकिन जब वो हॉस्टल होते हैं मदरसों में 99% केसेस में, लेकिन जब तुम मॉडर्न एजुकेशन ले रहे आ रहे हो तो हॉस्टल जाओ, चेंज करके आओ, पैंट शर्ट टाई पहनो, टोपी उतारो। ये पहल होनी चाहिए मदरसों में, अगर हो रही है। पहली ड्रेस कोड की पहल होनी चाहिए। वहां पर आप टेबल कुर्सी पर पढ़ोगे, वहां पे आप जमीन पर बैठ के हिल के नहीं पढ़ोगे ऊंचा पजामा पहन के। आपको 2 घंटे एजुकेशन लेनी है ना दीनी, आप जाइए, लीजिए, हॉस्टल जाइए, चेंज करके आइए। पहली चीज। दूसरी चीज, मदरसों में अगर 4% मुसलमान पढ़ रहा है, ये घट के 1% होना चाहिए। दूसरी चीज। तीसरी चीज, मदरसे रेगुलेट होने चाहिए। ये नहीं कि ये रिकग्नाइज मदरसा है या अनरिकग्नाइज मदरसा है। मदरसे डायरेक्टली शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर आने चाहिए। वो एक्स एफिशियो मदरसों का हेड होना चाहिए। जब चाहे मदरसों का सर्वे करें, जब चाहे एजुकेशन इंस्पेक्टर वहां जाके सर्वे करें, और वहां पर कितना बच्चा मुसलमान पढ़ रहा है एक मदरसे में, इसकी सीट्स निर्धारित होनी चाहिए कि ये भैया डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का मदरसा है, यहां पर 200 से ज़्यादा एडमिशन नहीं होंगे और 1 साल में 40 से ज़्यादा, जो भी फिगर हो। तो आप मदरसों को मॉडर्न ना करिए। मॉडर्न करेंगे तो बड़ा नुकसान उठा ले जाएंगे। मॉडर्न करेंगे तो मदरसों की आबादी बढ़ जाएगी। माँ बाप कहेंगे पैसा भी नहीं लग रहा, खाने को भी मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रही है, मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही है, तो हम क्या करना, भेजो मदरसे, मॉडर्न स्कूल भेज के क्या करना। ये हो जाएगा सेल्फ गोल। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, 25 साल की बता रहा हूं आगे की, बड़ा नुकसान उठाएंगे। आप मदरसों को रिकग्निशन दे देंगे एज एन सेंटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और क्या आप ब्यूरोक्रेसी में मदरसा, जिन्होंने मदरसा से एजुकेशन ली हो वो ब्यूरोक्रेट चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और आज का जो टॉपिक था वो मदरसों के ऊपर था, और जो मुसलमानों को जो सहूलतें दी जाती हैं पसमानदा इलाकों को प्रमोट करने के लिए, जो मुस्लिम इलाके हैं उनको ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, और जो हिंदू मेजॉरिटी के इलाके हैं उनको कम दी जाती हैं। तो रिजवान अहमद की बात एक तरफ से देखी जाए वो सही भी है कि जैसा इलाका हो उस हिसाब से उसको सहूलतें दी जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो। यूनिटी होनी चाहिए। और क्योंकि देखा जाए तो जो लीडर हैं कोशिश करते हैं कि मिनोरिटी को वो ज़्यादा ही सहूलतें देते हैं, दूसरों से थोड़ा सा वो कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल, ताकि वो थोड़ा सा खुश भी करना होता है ना एक दूसरे का, वोट बैंक हासिल करने के लिए, ये भी होता है निज़ाम। और बाकी की बात की मदरसों की, तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करें यूपी में, अगर योगी देते ना, और अगर मॉडर्न हो भी जाएं तो अच्छा है। मदरसे इतनी आसानी से अगर अचानक से बंद करेंगे तो उधर तब बवाल मच जाएगा। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो तो भड़क जाएंगे, कहेंगे मुसलमान वो मदरसे बंद हो रहे हैं। अगर वो बोले मिनोरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो मतलब कि आज़ादी से अपनी दीनी तालीम नहीं असल में इसके पहलू तो जो है 2 ही निकलते हैं भाई। अब रिजवान अहमद की सोच पर जाए तो वो अपनी जगह पर सच्चा है, योगी की सोच पर जाए तो वो अपनी जगह पर सच्चे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ना भाई होना ऐसा ही चाहिए, उन्हें मॉडर्न होना चाहिए। वो ये भी है ना, वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ा है। जो रिजवान अहमद का कहने का मतलब बर्डन बढ़ जाएगा, वो इसलिए कि मदरसे में खाना फ्री मिलता है, वो रहने के लिए हॉस्टल वगैरह सारा कुछ भाई फ्री मिलता है तो पब्लिक भी तो तावन करती है ना, कौन सा सारा गवर्नमेंट करती है। उधर गवर्नमेंट देती है, पाकिस्तान में लोग तावन करते हैं, उधर गवर्नमेंट भी देती है तनख्वाह मदरसों को। अच्छा। और मतलब फंड देती है, और बाकी आम लोग भी देते हैं, कुछ ऐसे भी। और बाकी ये है कि अगर मतलब कुल मिला के टोटल बर्डन नहीं बनता भाई साहब। हाँ ये लेकिन भाई साहब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो हालात है ना, अचानक से मुस्लिम जो मदरसे को छोड़ने से तो रहे, हाँ नहीं छोड़े। अगर मॉडर्न नहीं करेंगे तो योगी जो समझ लें कि जो पीढ़ी है ना, जो ये पीढ़ी है, ये तो भाई वो सिर्फ मदरसा छापी जिस तरह आप बोलते ना वही रह जाएगी। उसमें जो जदीद तालीम है वो नहीं होगी, वो मतलब ऊपर उठ नहीं सकेगा। तो धीरे धीरे जैसे लाएंगे, वो जैसे मतलब मॉडर्न उनको करेंगे भाई, हाँ, वैसे ही वो मॉडर्न होंगे ना, हो जाएंगे। दीनी तालीम कंपलसरी है,
हर मुसलमान के लिए दीनी तालीम Compulsory कंपल्सरी है और उसके साथ दुनियावी तालीम। वो तो लाजमी है। अगर उन्हें मदरसों में वो तालीम नहीं दी जाएगी तो वो सिर्फ दीन तक महदूद रह जाएंगे, ऐसी बात है। ऐसी बात। तो उन्हें मॉडर्न भाई होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जो योगी जी ने किया है ना, ये अच्छा, बहुत हमारे अच्छा है। अंतर में कितने मदरसे हैं, बहुत ज्यादा मदरसे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते भी हैं दीनी तालीम, लेकिन वो कुरान हिफ्ज करते उसके बाद दूसरी एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन में लेना ऐसे ही शुरू कर करते देते हैं, हैं। एक आधा स्कॉलर बनता है, हाँ, एक आधा मौलवी बनता है, तमाम सारे नहीं ना उसका बन तो सकते। बिल्कुल क्योंकि हर किसी का ज़हन और जो हिसाब से नहीं स्कॉलर होता। बनता है ना साहिब, वो सिर्फ मदरसे वाली तालीम से नहीं नहीं बनता। बनता, सही बात वो है। और वो भाई साहब दुनियावी education PhD लेता तक है। जाते हैं, PhD तक, सही बात है। तब जाके वो आलिम बनते हैं। आलिम बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 8-9 साल का वो कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। तो वो मदरसे में वो सीखते हैं, वो पढ़ना सीखते हैं, कुरान भाई याद असल करते में ना हैं। मदरसा जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो कुरान की तालीम है और कुरान को हिफज करने के, यही बात है। मदरसे का मेन मकसद तो यही है क्या, जो मुस्लिम है वो कुरान से टच रहे और उनके सीनों में कुरान महफूज रहे। बाकी मदरसा दुनियावी तालीम से तो नहीं रोकता, सही नहीं बात। रोकता। नहीं ना रोकता। हाँ तो ये भी है ना, वो मॉडर्नाइज करने कुछ लोग जो है वो सिर्फ मदरसे तक ही महदूद रहे। एक हाँ। मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 5वीं क्लास तक ना लोग जो है ना इधर स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद वो दरस में चले जाते हैं कुरान हिफ्ज करने, और कुरान हिफ्ज करने के बाद फिर वो आ जाते हैं 8वीं क्लास में उनको दाखिला मिल जाता है, तो वो आगे पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो ना हाफिज बनते हैं, मतलब फिर वो, लेकिन ये कि उनका जो दिमाग है ना भाई बहुत ब्रिलियंट होते ब्रिलियंट हो हैं, जाते हैं, वो दिमाग का उनका दिमाग बहुत तेज हो जाता है। हिफ्ज- अब देखो हमारे साथ भी कितने हाफिज पढ़ते रहे ये कि मुख्तलिफ उनका स्कूलों में, याद करने की ब्रिलियंट होते थे भाई। याद करने की सलाहियत उनकी बहुत झटका ज्यादा बढ़ लगाने जाती की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है भाई, और वो इंजीनियर और डॉक्टर भी बनते हैं। ये बनते हैं बात भाई। नहीं ये कि जो वो अब एटॉमिक छोटे एनर्जी बच्चे में हैं। है, क्या नाम हमारे है? गांव के लड़के हैं। हाफिज इशफाक, भी बनते बहुत हैं। बहुत काबिल है, हालांकि वो देखा क्या- जो बच्चा ना नकारा हो, हाँ, जिसका उसको- इतना दिमाग काम ना करता, हम उसको भेजते हैं मदरसा के अंदर। बाकी जो पढ़ने लिखने वाला उसको कभी नहीं भेजते। वो भाई आप बड़े बड़े स्कूलों में इतने ज्यादा खर्चे इसके ऊपर करते हैं। लेकिन वो ये हमने भाई देखा है अपनी आंखों से कि जो अक्सर कुरान हिफ्ज करके आते हैं, उनकी याद करने की सलाहियत, वो ब्रिलियंट, आम लड़कों से वो ब्रिलियंट बन जाते हैं। प्रैक्टिस हो भाई जाती है, 30 करने की पारे प्रैक्टिस। लफ्ज ब लफ्ज याद करना मैंने रखी, मैंने और रखा। कोई बुक नहीं याद हो सकती, ऐसी- ऐसी जितनी बात मर्जी है। कोशिश कर लो नहीं नहीं होगी। नहीं होती, सही बात। और बाकी भाई साहब, अगर ये है कि आजकल इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी जो दुनियावी तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो आगे बढ़ने के लिए वो लाजमी होनी चाहिए, और अगर योगी आदित्यनाथ इसको लागू कर रहे हैं तो सही करें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ये है कि बिल्कुल। वो जो सहूलतें दी जाती हैं वो थोड़ी सी कम कर दें, लेकिन तालीम लाजमी तालीम करें। लाजमी क्या है। क्योंकि वो जो फ्री का खाना है वो ना दें, हाँ। और जो उधर रहने के लिए हॉस्टल के खर्चे हैं वो उनके ऊपर डालें। बिल्कुल। जो साथ में मॉडर्न तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके हाँ, वो ऊपर बच्चे डालें। खुद अफोर्ड करेंगे। और इससे ये है कि इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे। नहीं तो अगर मॉडर्न नहीं करेंगे तो भाई साहब ये बात जो वो फिर मुस्लिम की तालीम जो है ना वो वहां तक ही महदूद रह जाएगी, और आपको वो जो है ना वो कहते हैं ना कि जेल, वो लोग मिलेंगे, वो ब्रिलियंट लोग नहीं मिलेंगे। तो और बाकी जो है भाई जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा बनती है, सोच हमारी रिजवान अहमद से थोड़ी सी डिफरेंस हो गई। हाँ। जो असल में वो कहना चाहते थे वो भाई हमारी जो है ना सोच उनसे हाँ नहीं नहीं, कभी कभी वो उनकी अपनी हाँ, सोच है, उनकी हमारी अपनी अपनी राय सोच है, है। बिल्कुल। और बाकी ये बात है कि भाई जहाँ पे पॉपुलेशन है ज्यादा है, बढ़ रही है, गवर्नमेंट को करना चाहिए कंट्रोल। क्योंकि भाई साहब क्योंकि जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना। हाँ, फैमिली प्लानिंग जो है ना जरूरी, लेकिन मुसलमान उधर भड़क जाते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, वो सबके लिए लगा रहे हैं। नहीं, पाबंदियां मतलब जरूरत है भाई। रूल्स आर रूल। पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। कंट्रोल उसकी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जो जाता है। मुश्किलात अब चाइना को है, आबादी को पहले भाई मैं सोचता था कि पॉपुलेशन बढ़ने से कुछ नहीं, लेकिन अब जो है भाई पता चल गया कि एक मेरे भी अभी 2 बच्चे हो गए, तो मैंने फिलहाल स्टॉप लगा दिया कि अभी जो है ना इनको ही अच्छी तालीम दूंगा ताकि भाई वो कामयाब हो सके। क्यों मैंने देखा है वो एक देखा था, वो
वो झुग्गी वाला, हाँ वीडियो भी उसके बनाए 15-20 बच्चे थे। वो कहता था कोई तो अच्छा होगा जो हमें आगे इन लेकर बच्चों नहीं को भाई, भी वो संभालने ना- का हाँ, अपने सब- बात है, नहीं, असल में उसकी सोच गलत नहीं थी। नहीं वो वही तो मैं बात करना अब चाह वो रहा हूँ पढ़ा भाई, लिखा अगर वो था। एक बच्चा पैदा करता और वो काबिल बनता, भाई पढ़ता उसने लिखता, ना ठीक है, खुद की जिम्मेदारी छोड़ी, उसने अपने बच्चों पर ही डाल दी, वो- पैदा किए और वही उन्हें तो छोड़ दिया भाई साहब, कि नस्ल जाओ बदल भीख जाती, मांगो। नस्ल बदल जाती। वो झुग्गी से उठकर डॉक्टर इंजीनियर बन हाँ। जाता तो उसकी आने वाली नस्ल देख लो, बिल्कुल वो जी, इंजीनियर बिल्कुल डॉक्टर बनते। ऐसी बात और वो है। जिस तरह वो बच्चे पैदा किए जा रहे वो भीख ही मांगे, भीख ही मांगेगा। ये बात है भाई गुर्बत साहब, में जिंदगी इस बात से गुजारेंगे, इस कभी बात की उसने समझ आई। और फिर आगे जो वो सोच लेकर पैदा हुए हैं, वो आगे उनकी नस्ल भी तब्दील नहीं होगी। नहीं होगी, सही बात। ये नस्ल दर नस्ल काम ऐसे चलने लगेगा। तो ये है कि पॉपुलेशन के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए, आबादी ज्यादा बढ़ाकर क्या, वो थोड़े बच्चे हों लेकिन काबिल हों। जी तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।